नमस्कार साथियों, पिछले एक साल के अंदर यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी इंटरेस्टिंग हुई है, इतनी रोचक हुई है, तो उसका एकमात्र मेजर रीजन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन किसी न किसी प्रकार की घोषणा करते हैं, कोई ना कोई बड़ा ऐलान करते हैं, फिर चाहे वो किसी देश पर सैन्य हमला करना हो, या फिर किसी देश पर टैरिफ लगाना, या फिर किन्हीं दो देशों के बीच इमेजिनरी वॉर को क्रिएट करना हो, उस इमेजिनरी वॉर को रोकने का क्रेडिट लेना हो और उस क्रेडिट के नाम पर नोबेल पीस प्राइज की डिमांड करना हो। ये सारे काम पिछले एक साल से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने लायक, देखने लायक, सुनने लायक बनाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पिछले एक साल के अंदर अपनी सेकंड टर्म में आने के बाद से क्या क्या काम किए गए, किस किस प्रकार के डिसीजंस लिए गए, ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिए, इसके पीछे रीजंस क्या रहे, सभी चीजों की चर्चा करेंगे। इसके साथ आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की नजर किन किन देशों पर है, किस किस प्रकार के निर्णय वो ले सकते हैं और उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, सभी चीजों को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात आज के सेशन में हो रही है डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार के डिसीजंस ले रहे हैं, क्या ये उनकी कोई सनक है या फिर कोई साजिश है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो मूवमेंट उनके द्वारा चलाया जा रहा है और उस मूवमेंट के तले जिस प्रकार के निर्णय उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप आखिर उनसे हासिल क्या करना चाहते हैं और क्या है आखिर वो पिछले 200 साल पहले की अमेरिका की नीति जिसको डोनाल्ड ट्रंप आज के समय फॉलो कर रहे हैं। सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं, सब चीजें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत से पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से करना है। अपनी ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में भी लिख कर जाना है। आप लोग डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के बारे में क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में बता के जाइए। पहला पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले एक साल के अंदर अपनी नई टर्म में आने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कारनामे कर दिखाए हैं। सबसे पहली चीज देखो कि विश्व के वैश्विक लीडर्स को बुलाकर, अपने व्हाइट हाउस के अंदर बुलाकर उनके साथ किस तरीके की बदतमीजी, किस तरीके का व्यवहार, दुर्व्यवहार, बर्ताव उनके साथ किया गया। सबसे पहला एग्जांपल आपको काफी अच्छे से याद होगा, यदि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो जरूर से आपको अच्छे से याद होगा कि जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने गए थे तो जेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप की काफी बड़ी झड़प देखने में आई थी। यूक्रेन और रशिया के वॉर को लेकर जेलेंस्की के साथ काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट उनका देखने में आया था। इसके बाद इसी तरीके का काम उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा के साथ किया था। उनको भी व्हाइट हाउस में बुलाया गया, लाइट्स डिम करवाई गई, ओवल ऑफिस के अंदर एक वीडियो प्ले करवाया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ओवल ऑफिस में वीडियो प्ले करवाया जा रहा है, वर्ल्ड लीडर को दिखाया जा रहा है, लेकिन रामाफोसा के साथ ऐसा हुआ। बेचारे स्टन्ड रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि हो क्या रहा है। उनके ऊपर भी इसी प्रकार के आरोप लगाए गए। उनसे बोला गया कि आपके देश के अंदर गोरे लोगों का नरसंहार हो रहा है, व्हाइट लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है। तो इस प्रकार के सवाल ओपन मीडिया के अंदर उनसे पूछे गए। उसके बाद इसी तरीके का बिहेवियर कुछ कीयर स्टारमर के साथ देखने में आया, ब्रिटिश पीएम। और इसके अलावा ट्रंप यही नहीं रुकते हैं। ट्रंप के द्वारा हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मिमिक्री की गई, उनको इमिटेट किया गया। उनको इमिटेट करते उन्होंने बोला कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनसे बैक किया, उनसे भीख मांगी कि हमारे साथ ऐसा मत करो, हम पे टैरिफ मत लगाओ। ऐसी ऐसी बातें इनके द्वारा मिमिक करते हुए बोली गई। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी वाली बात तो आपको पता ही है, उनको भी इन्होंने मिमिक किया, उनकी भी मिमिक्री करी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनसे मिलने की सिफारिश की क्योंकि ये हमसे खुश नहीं है। इस प्रकार की बातें इन्होंने अपने मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोली है। तो कुछ इस प्रकार का व्यवहार इनका वर्ल्ड लीडर्स के प्रति रहा है। ये अपने आप को ऐसे शो करना चाहते हैं कि विश्व में जो भी मेरी बात नहीं मानेगा, जो भी मेरे कहे अनुसार नहीं चलेगा, उसको पनिश किया जाएगा अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। चाहे वो देश हो तो देश के ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे, चाहे वो विश्व का लीडर हो तो उससे इस प्रकार का बर्ताव डोनाल्ड ट्रंप का देखने में आएगा। इसके अलावा उनके द्वारा डिपोर्ट किया गया काफी सारे लोगों को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए के अंदर रह रहे थे, उनको एक क्रिमिनल की तरह इस प्रकार से हाथ और पैरों में बेड़ियां डालकर वापस उनके देशों में भेजा गया। इसमें काफी सारे भारतीय भी थे। इसके अलावा उन्होंने काफी सारे देशों पर टैरिफ लगाए, जिसमें से इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए। वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ यदि किसी देश पर आज तक भी इंपोज्ड है तो वो इंडिया है, जिस पर 50% टैरिफ लगाए गए हैं, रशिया से एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल परचेज करने की वजह से। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान से यदि कोई ऑयल खरीदेगा, ईरान से कुछ परचेज करेगा तो उस पर भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाएंगे, इस प्रकार की घोषणा की गई। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए जाने की बात भी इन्होंने कही और अभी हाल ही में इनके द्वारा घोषणा की गई कि 500% टैरिफ लगाए जाएंगे ऐसे देशों पर जो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना जारी रखते हैं। तो इस प्रकार के काम इनके द्वारा किए गए। इसके अलावा
काफी सारे ऐसे संगठन है, काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे अपना नाम यूएसए ने वापस खींच लिया। इसको लेकर हम ऑलरेडी एक सेशन डिस्कस कर चुके हैं। 66 संगठन है जिसमें से कुछ यूएन की एजेंसीज हैं, कुछ नॉन यूएन एजेंसीज है, जिसमें इंडिया का सोलर अलायंस भी था जो उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर हमने शुरू किया था। उससे भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नाम वापस ले लिया। इसमें हम फंडिंग नहीं करने वाले हैं, इनका सदस्य नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ये यूएसए के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करते। यूएसए का कोई फायदा इनकी वजह से नहीं होता, इसलिए यूएसए इनमें पैसा देगा नहीं, यूएसए इनमें पैसा बर्बाद नहीं करेगा। इस प्रकार का डिसीजन यूएसए ने लिया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 7 देशों के साथ वॉर किया गया, 7 देशों पर अटैक किया गया। कौन कौन से देश हैं? यमन के ऊपर, सबसे पहले यमन में हूती रेबल्स के ऊपर अटैक किया गया। इसके अलावा इराक है, ईरान है। यहां पे आप ऑपरेशंस के नाम देख सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस इन देशों के अंदर चलाए गए। इराक, ईरान, सीरिया, सोमालिया, नाइजीरिया, इन देशों के अंदर आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए गए। आतंकवाद से निपटने की बात कहकर इन देशों के अंदर एयर स्ट्राइक यूएसए के द्वारा की गई। इसके अलावा बिल्कुल हालिया एग्जाम्पल, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप के द्वारा उठवा लिया गया, उनके ही देश में जाकर, उनके ही घर के अंदर से। और रीजन क्या बताया गया कि इनके द्वारा ड्रग तस्करी की जाती है, ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है, और काफी सारे ड्रग कार्टेल्स है जो वेनेजुएला के अंदर शरण पाते हैं। इस वजह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना, गिरफ्तार करना और उन पर रोक लगाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये रीजनिंग यूएसए के द्वारा दी गई। तो आप देख रहे हो किस प्रकार का दादागिरी वाला बर्ताव यहाँ पे यूएसए के द्वारा किया जाता है, और कहा सही जाता है कि जिसके पास पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है। माइट इज राइट, जो पुरानी कहावत चली आ रही है, आज के समय बिल्कुल इसका अच्छा एग्जाम्पल यूएसए के तौर पर देखने को मिल रहा है, जो यूएसए इंटरनेशनल लॉज को, अंतरराष्ट्रीय कानूनों को धता बताकर अपनी मन मर्जी चला रहा है। मर्जी में जो आए इस प्रकार के निर्णय यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे व्हाट ट्रंप विल डू नेक्स्ट, इतना तो इन्होंने कर लिया। पिछले 1 साल में जो जो काम इनके द्वारा किए गए, टैरिफ लगाना हो, देशों पर हमले करना हो, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता का त्याग करना हो, ये सारी चीजें तो इनके द्वारा की गई। अब आगे क्या करने वाले हैं, आगे इनके मंसूबे क्या हैं? सबसे पहली चीज, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब इनके द्वारा उठाया गया, उसके कुछ ही समय बाद इनके द्वारा काफी सारे और देशों को भी धमकाया गया। आसपास की रीजन्स की जो कंट्री है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, मैक्सिको है, पनामा है, क्यूबा है, कोलंबिया है, ग्रीनलैंड है, इन सबको धमकाया जा रहा है। इवन ग्रीनलैंड को लेकर तो विवाद काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। यूरोप और अमेरिका दोनों आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ पे नाटो ने अपनी कुछ सेनाएं भी ग्रीनलैंड के अंदर भेजी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, चाहे सही से बिना तुम फोर्स के दे दो या फिर फोर्स से दो, ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए। अगेन दादागिरी अमेरिका के द्वारा की गई। इसके अलावा इन सारे देशों के लीडर्स को भी धमकाया गया, किसी को ड्रग तस्करी के नाम पर, किसी को मेल गवर्नमेंट के नाम पर, कि यहाँ पे सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो उस वजह से इन सभी देशों को धमकाया जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद आपका नंबर हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने तैयारी कर ली है कि 500% टैरिफ और इंपोज किए जाएंगे इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, ब्राजील के ऊपर, यदि ये देश रशिया से अभी भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, रशिया से लगातार तेल खरीदना जारी रखते हैं, तो यहाँ पे इनके ऊपर, इन देशों के ऊपर 500% टैरिफ इंपोज किए जाएंगे। और ये बहुत जरूरी है रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए। यहाँ पे ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला के साथ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया जाता है, वो यहाँ पे सही है। जो ट्रंप कर रहे हैं वो सारी चीजें सही हैं, लेकिन रशिया यूक्रेन के साथ जो वॉर कर रहा है वो गलत है। तो इस प्रकार की हिपोक्रेसी, इस प्रकार का दोगलापन डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ देखने में सामने आता है। अब जाहिर है 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं। 500% टैरिफ यदि इंडिया स्पेसिफिक बात करें तो इंडिया के ऊपर यदि और लग जाते हैं, क्योंकि इंडिया भी रशिया से ऑयल परचेज करता है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया की है। 50% टैरिफ यूएसए ने लगाए, तो हमने रूस से तेल खरीदना उसकी वजह से बंद नहीं किया, और 500 भी लग जाते हैं तो भी इंडिया अपना रास्ता कहीं ना कहीं ढूंढ लेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हमारा देश आने वाला नहीं है। यहाँ पे लौटते हैं ट्रंप पर। ट्रंप आखिर ये सब काम कर क्यों रहे हैं, टैरिफ लगाए क्यों जा रहे हैं, दूसरे देशों पर सैन्य हमले क्यों किए जा रहे हैं? लगातार टैरिफ को लेकर ट्रंप की पॉलिसीज पर सवाल उठते रहे हैं। हाँ, इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यूएसए के टैरिफ को लेकर, टैरिफ पॉलिसीज को लेकर मामला सुनवाई चल रही है, उसके अंदर मामला विचाराधीन है। इवन अमेरिका की जनता भी इस चीज का विरोध करती है। तो आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स के पीछे पड़े हुए हैं? तो इसके 2 रीजंस मेनली आपको दिखाई देंगे। एक तो हिस्टोरिकल रीजन है और एक अमेरिका की इकोनॉमिक कंडीशन इसका रीजन है। पहले हिस्टोरिकल रीजन को डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिकली अमेरिका चाहता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर अमेरिका का प्रभुत्व बना रहे।
अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है? आप विश्व को देखो, विश्व को दो हेमिस्फीयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो वेस्टर्न पार्ट है और एक ईस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न पार्ट आपको इस लाइन से दिखाई देगा, इसके वेस्ट में जो पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आता है, ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और मुनरो डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो 1823 के अंदर यूएसए के 5th प्रेसिडेंट थे जेम्स मुनरो, उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया कि विश्व दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो ओल्ड वर्ल्ड, एक न्यू वर्ल्ड। जो ओल्ड वर्ल्ड है वो क्या है? ये वाला क्या है? यूरोप उस वक्त पे नोन था। ओल्ड वर्ल्ड क्या है? यूरोप है। और न्यू वर्ल्ड है अमेरिका। तो इस एरिया के अंदर, न्यू वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर अमेरिका का प्रभुत्व कायम रहना चाहिए और ईस्टर्न वर्ल्ड से या फिर ओल्ड वर्ल्ड से किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस यूएसए के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में अपनाया नहीं जाएगा, उसको सहन नहीं किया जाएगा। तो यही था मुनरो डॉक्ट्रिन, मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर अमेरिका का प्रभुत्व कायम रहना चाहिए। इसी चीज को थोड़ा और एक्सपेंड करके एक डॉक्ट्रिन अभी बनाया गया है जिसको ट्रंप के द्वारा खुद मेंशन किया गया, जिसका नाम है डुनरो डॉक्ट्रिन। इसका मतलब है कि इस एरिया के अंदर जिसको हमने डिस्कस किया, यहां पे प्रभुत्व रहना चाहिए पूरा अमेरिका का, और उसको बनाए रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो जरूरत पड़ेगी वो काम उनके द्वारा किया जाएगा। तो यही है डोनाल्ड ट्रंप का डुनरो डॉक्ट्रिन, जिसको खुद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मेंशन किया गया। और इससे डोनाल्ड ट्रंप को या फिर यूएसए को शॉर्ट टर्म में तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इनके राइवल्स को इससे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जितने भी देश जिन पर दादागिरी चलाने का प्रयास यूएसए के द्वारा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के राइवल्स के साथ अपना एसोसिएशन बनाना, अपना अलायंस बनाना शुरू करेंगे अमेरिका की दादागिरी से बचने के लिए। और दूसरा रीजन जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये तो था हिस्टोरिकल रीजन जिसकी वजह से अमेरिका के द्वारा इतने सारे स्टेप्स, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इतने सारे स्टेप्स हाल ही में लिए गए हैं। दूसरा रीजन है अमेरिका की इकोनॉमी। हाल ही में एक डेटा सामने आया कि आने वाले 2026-27 के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन अमेरिका के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आने वाला है, क्योंकि एआई सेक्टर तो ग्रो कर रहा है लेकिन लेबर मार्केट लगातार वीक होता जा रहा है और इसका भुगतान आने वाले समय के अंदर भुगतना पड़ेगा अमेरिका की इकोनॉमी को, अमेरिका की आम जनता को। इसके अलावा अमेरिका का डेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के एक्सटर्नल डेट को देखो तो अमेरिका की टोटल जीडीपी का 124% है, जहां अमेरिका की जीडीपी 30.6 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं अमेरिका का एक्सटर्नल डेट देखो, आपको दिखाई देगा 38.5 ट्रिलियन डॉलर। और इस डेट की वजह से अमेरिका को इंटरेस्ट देना पड़ता है लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर हर साल का। तो इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ पॉलिसीज लाई गई है वो कहीं ना कहीं कंपल्जन था, लाना जरूरी था। अमेरिका को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, इकोनॉमिक डेट की कंडीशन से बाहर निकालने के लिए टैरिफ पॉलिसीज काफी ज्यादा फायदेमंद रही है और वो वर्क भी की है, उसका रिजल्ट भी देखने में आया है। आप देखोगे कि 2025 के अंदर कस्टम ड्यूटीज कलेक्शन वाज अ रिकॉर्ड 3 टाइम्स हायर देन इन 2024। 2024 का काफी हाई परसेंटेज कस्टम ड्यूटीज के रूप में अमेरिका ने प्राप्त किया और इससे अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने में कहीं ना कहीं फायदा मिला है। तो इस वजह से यूएसए के प्रेसिडेंट लगातार टैरिफ पॉलिसीज को अपना रहे हैं। बैकलैश होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसीज के इंपैक्ट क्या होने वाले हैं, किस प्रकार से दुनिया में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये कि क्या दुनिया के अंदर तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। तीसरा विश्व युद्ध डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से हमको देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से काफी सारे देशों को इनके द्वारा धमकाया जा रहा है। और हाल ही में नॉर्वे के प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखते हुए, एक मैसेज भेजते हुए उन्होंने लिखा कि जब मुझे पीस प्राइज नहीं दिया गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं पीस को मेंटेन करूं, मैं अमेरिका के हित में सोचूंगा। इसके अलावा बाकी सारे देशों को धमकियां लगातार ट्रंप के द्वारा दी जा रही है। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध विश्व के अंदर होना तय है? और इस वक्त 30 आर्म कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी धमकियों की वजह से आर्म कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह ऑलरेडी बोला जा चुका है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। यदि मुझे कोई रोक सकता है तो मेरी खुद की मॉरल वैल्यूज है जो मुझे रोकेगी, मेरे खुद के नैतिक मूल्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून है या फिर कोई और देश मुझे रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार की बातें जब इनके द्वारा बोली जाती है तो युद्ध कहीं ना कहीं संभावित लगता है, लेकिन इसको कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पहला और मुख्य मुद्दा है अमेरिका की डोमिनेंस को बनाए रखना, अमेरिका के प्रभुत्व को बनाए रखना। और बिना युद्ध के, बिना कोई मैस क्रिएट किए दुनिया के अंदर यदि वो अपना प्रभुत्व कायम रखने में कामयाब हो जाते हैं, स्पेशली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना प्रभुत्व रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनके द्वारा युद्ध को सीधे तौर पर अमेरिका समर्थित युद्ध को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या विश्व के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को रोकने वाला कोई है, डोनाल्ड ट्रंप पर लगाम लगाने वाला, उनको समझाने वाला? क्या विश्व के अंदर कोई है, कोई ऐसा देश, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा संगठन जो डोनाल्ड ट्रंप को रोक सके? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून, यूएन के कानून तो इस वक्त किसी काम नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे
कौन ट्रंप को रोक सकता है? ब्रिक्स यहाँ पे एक ऐसा उभर के आता है संगठन जो कि ट्रंप पर कहीं ना कहीं लगाम लगा सकता है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर आप देखो रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इसके अलावा एक्सटेंडेड ब्रिक्स के अंदर और भी सारी कंट्रीज हैं। इनके द्वारा हाल ही में ट्रंप को दिखाते हुए, मैरीटाइम वर्चस्व को दिखाते हुए एक एक्सरसाइज भी साउथ अफ्रीका के आसपास नेवल एरिया के अंदर की गई थी, जिसमें ट्रंप को दिखाने की कोशिश की गई थी कि अकेले ट्रंप नहीं है जो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व रखते हैं, और भी बहुत सारे देश हैं जो ट्रंप को टक्कर दे सकते हैं, उनसे दबने वाले नहीं है। जहां तक दूसरे देशों की बात है, रशिया और चाइना की बात है, तो रशिया तो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ पिछले 3 साल से भी ज्यादा समय से युद्ध में उलझा हुआ है, और युद्ध में उलझने की वजह से रशिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउनग्रेड हुई है, और इसकी वजह से यूएसए के साथ सीधा कन्फ्रंटेशन रशिया कभी नहीं चाहेगा। जहां तक बात है चाइना की, तो चाइना हमेशा से अपना फायदा देखने वाला देश रहा है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाइना का फायदा होना चाहिए, वही काम चाइना करेगा। आप देखो पिछले 2025 के अंदर भी यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस चाइना का 1.2 ट्रिलियन डॉलर का रहा है। दोनों देशों के संबंध पिछले 1 साल के अंदर काफी ज्यादा अनसर्टेन रहे हैं। टैरिफ काफी सारे यूएसए के द्वारा चाइना के ऊपर लगाए गए, लेकिन फिर भी चाइना यहां से अपना फायदा करवाता हुआ चला गया। अब यूएसए जहां इतनी दादागिरी करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इतनी पीक पर यूएसए एक सुपर पावर के रूप में विश्व में बैठा हुआ है, तो क्या ऐसा समय आएगा जब यूएसए का डाउनग्रेड होगा, डाउनफॉल होगा? किस प्रकार का पैटर्न विश्व के अंदर काम करता है, हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? तो आप देखो कि पैटर्न क्या है सुपर पावर्स के फॉल करने का, गिरने का, उनके डाउनफॉल का। आपको याद होगा कि स्पेन कभी एक टाइम पे सुपर पावर हुआ करता था। स्पेन के द्वारा जब अमेरिका की खोज की गई 15वीं सेंचुरी में कोलंबस के द्वारा, अमेरिका के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया। इसके अलावा लैटिन अमेरिका के कुछ देश, मैक्सिको, पेरू, इनको कॉलोनी बनाया गया। अफ्रीका के कुछ पार्ट्स को कॉलोनी बनाया गया। सब जगह स्पेन का कब्जा था। यहां से गोल्ड, सिल्वर, स्पाइसेस, स्लेव्स सब उठा उठा के सप्लाई किए जाने लगे स्पेन के अंदर। और गोल्ड और सिल्वर तो इतना ज्यादा सप्लाई किया गया, इसकी सप्लाई स्पेन के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि स्पेन में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन आ गई। इस गोल्ड और सिल्वर के बदले में गवर्नमेंट के द्वारा करेंसी प्रिंट की जाती थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन स्पेन के अंदर काफी ज्यादा बढ़ी। इंडस्ट्रीज ग्रो करना बंद कर गई, इंपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ गए, इकोनॉमी बिल्कुल गड्ढे में चली गई। इसके अलावा स्पेन का जो एक्सटर्नल डेट था वो जीडीपी का 60% तक बढ़ गया। और ये सब चीजें जब चल रही थी तो स्पेन का ऐसा कोई भी साल नहीं था जो बिना वॉर के गया हो। बाकी सारे देशों के साथ स्पेन के काफी ज्यादा युद्ध चल रहे थे, और स्पेन के द्वारा खुद को 1596 में, 1557 में, 1560 में, 1575 में खुद को बैंकरप्ट घोषित किया गया, खुद को दिवालिया घोषित किया गया। और यहां से इकोनॉमी के गिरते ही स्पेन का डाउनफॉल शुरू हो गया। इसी प्रकार से आपको ब्रिटेन देखने को मिलेगा। ब्रिटेन जहां एक टाइम पे काफी बड़ी सुपर पावर हुआ करती थी, कहते थे कि ब्रिटेन का सूरज कभी ढलता नहीं है, ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता, वो ब्रिटेन भी हमको गिरता हुआ दिखाई दिया 1945 के सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, क्योंकि ब्रिटेन का भी स्पेन की तरह एक्सटर्नल डेट काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा ब्रिटेन के अगेंस्ट कॉलोनीज के अंदर प्रोटेस्ट भी काफी ज्यादा किए जा रहे थे। तो जहां एक टाइम पे कोई देश सुपर पावर रहता है तो उस सुपर पावर की पीक पर पहुंचने के बाद उसका डाउनफॉल कहीं ना कहीं होना तय होता है। और आज अमेरिका उसी सुपर पावर होने की पीक पे है, और यदि इसी प्रकार के निर्णय, इसी प्रकार के डिसीजन, इसी प्रकार की पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप की रहती है तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाले भविष्य में चाइना जैसे देश यूएसए को सुपर पावर के रूप में रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज के समय पूरे विश्व के अंदर यूएसए एक सुपर पावर के रूप में कायम है, सबसे बड़ी मिलिट्री है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा पावरफुल देश यूएसए है। लेकिन इतिहास गवाह रहा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जितने ज्यादा पीक पर होता है, उसका डाउनफॉल तय होता है। और वो कब होगा, कितने समय बाद होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इतिहास से कुछ सीखने की जरूरत है, हिस्ट्री से कुछ सीखने की जरूरत है। तो आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन में डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज पिछले 1 साल के अंदर रही है, किस प्रकार की हिस्ट्री रही है, किस प्रकार से फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर, आने वाले भविष्य में उनकी नीतियों को लेकर आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर से बताइएगा। इसके साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं और किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।